स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम 8 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे। और इस एग्जाम में जहां से भी प्रश्न यानी कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जितने मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं मैं वह क्वेश्चन आप लोगों तक लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इससे पहले आपने 7 मार्च का एनालिसिस नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि एनालिसिस से आपको काफी फायदा मिलेगा आपकी स्टडी को और अच्छा करने का। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए आपके आने वाले एग्जाम में। और जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। चैनल की प्लेलिस्ट में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से आपको सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल थ्योरी मिल जाएगी। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत के बाद यह क्वेश्चन मिल पाते हैं। तो सबसे पहले जो पोषण एवं स्वास्थ्य से प्रश्न पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न मिला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, या जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, या जीरोफ्थेलेमिया रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखों से जुड़ी समस्याएं, त्वचा की बीमारियां और अन्य कई रोग हो सकते हैं। तो विटामिन से संबंधित आपके एग्जाम में यानी कि हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिल रहा है। तो आप विटामिन को काफी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से विटामिन की डिटेल थ्योरी मिल जाएगी, जिसमें मैंने विटामिन को काफी डिटेल में पढ़ाया है। आपको शॉर्ट भी मिल जाएगा रिवीजन, और साथ में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विटामिन को जरूर देखिए। जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह है कि आईसीडीएस के क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आईसीडीएस, जिसका जो पूरा नाम होता है समेकित बाल संरक्षण योजना से कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसकी जो शुरुआत हुई थी वह 1975 में हुई थी। तो जहां से भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका पूरा डिटेल जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसके कार्य पूछे गए थे, तो एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसे कि आईसीडीएस योजना कहा जाता है, के जरिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार किया जाता है। और साथ ही इस योजना के जरिए शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने का इसका उद्देश्य है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के स्वास्थ्य स्थिति और ज्ञान में सुधार करना, स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना, समुदाय को संगठित करना और योजनाओं को सुचारू संचालित करना। साथ ही याद रखिएगा, जो आईसीडीएस योजना है यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब आप जान लीजिए कि स्कर्वी रोग से क्या होता है। तो स्कर्वी के लक्षणों और संकेतों में एनीमिया, थकान, अचानक रक्तस्राव, अंगों में दर्द, सूजन और कभी कभी मसूड़ों में छाले और दांतों का गिरना शामिल होता है। साथ ही याद रखिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत नींबू है, या फिर नींबू जाति के सभी जो कि खट्टे फल हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि घेंघा रोग, हाइपोथायराइडिज्म, बांझपन और क्रेटिनिज्म। तो अब जो भी ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। तो ये 4 रोग आयोडीन की कमी से होते हैं। तो इनकी आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए। आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों में सबसे पहला है घेंघा रोग। तो आयोडीन की कमी से होने पर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेंघा रोग होता है।
के बाद जो दूसरा रोग होता है वह है हाइपोथायराइडिज्म। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके बाद जो अगला रोग इसी के कारण होता है वह है बांझपन। तो आयोडीन की कमी से पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की समस्या हो सकती है। चौथा जो रोग है क्रेटिनिज्म। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी में भ्रूण में क्रेटिनिज्म हो सकता है। क्रेटिनिज्म में बौद्धिक अक्षमता, बधिर, मूकता और स्पॉटिसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये चारों रोग किसकी कमी से होते हैं? आयोडीन की कमी से होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। यह हड्डी का रोग है और जो शिशुओं और छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। रिकेट्स होने पर हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं। रिकेट्स होने का जो कारण है वह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, आनुवांशिक दोष और कई स्वास्थ्य स्थितियां, अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी हो सकती हैं। तो यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह है, धात्री माता के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, धात्री माता के दूध में विटामिन डी पाया जाता है। साथ ही याद रखिएगा, स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6 और विटामिन बी12, डी और आयोडीन जैसे कई विटामिन पाए जाते हैं। इनमें से विटामिन डी भी शामिल है। तो जो भी आपके प्रश्न के ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगाइएगा। वैसे ये सभी प्रकार के विटामिन माँ के दूध में पाए जाते हैं। साथ ही याद रखिएगा, स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में विटामिन डी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि माँ के शरीर में विटामिन डी का स्तर कितना है। हालांकि स्तनपान कराने वाली माँ के दूध में विटामिन डी की मात्रा शिशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कम होती है। अगला जो प्रश्न है वह है, स्वास्थ्य परीक्षण पर गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य परीक्षण का गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछा गया था। तो गर्भावस्था के दौरान रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और मधुमेह परीक्षण करवाने होते हैं। इस टेस्ट से गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और बच्चे के विकास की जानकारी मिलती है। तो जो भी प्रश्न पूछा गया था वह इस प्रकार ही था कि स्वास्थ्य परीक्षण पर गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन तो इसके नहीं पता है, लेकिन जो भी ऑप्शन होगा तो ये मैंने जानकारी आपको बता दी, इसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बीसीजी का टीका पूछा गया था। तो बीसीजी का टीका, अभी मैंने इससे पहले ही सभी टीकों को शॉर्ट में एक रिवीजन करवाया है, तो आप टीकाकरण की वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने सभी टीकों को शॉर्ट में आपको काफी जल्दी और बहुत अच्छे से समझाया है। तो बीसीजी, जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, तो इसका टीका टीबी यानी कि से यक्ष्मा भी कहा जाता है, से बचने के लिए लगाया जाता है। यह टीका उन बच्चों को लगाया जाता है जो टीबी से संक्रमित नहीं है। और साथ ही याद रखिए कि वयस्कों के लिए बीसीजी के टीके देने की सलाह नहीं दी जाती है। यह टीका बच्चों को लगाया जाता है। अगला आपसे कुपोषण से 2 प्रश्न पूछे गए थे और गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता किस प्रकार पड़ती है, या इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की जरूरत अगर हम देखें तो गर्भवती महिलाओं को उन महिलाओं की तुलना में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है जो गर्भवती नहीं है। गर्भावस्था की हर तिमाही में प्रोटीन की जरूरत बढ़ती जाती है। विशेषता प्रतिदिन 75 से, विशेषज्ञों के द्वारा पता चला है कि 75 से 100 ग्राम प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। और प्रोटीन की जरूरत वजन और तिमाही पर निर्भर करती है। तो प्रोटीन की जो जरूरत है वह उनके वजन पर भी डिपेंड करता है। अगला प्रश्न आपके, ऑक्सीजन का शरीर में क्या कार्य है? तो यह जीके का क्वेश्चन है। जीके में साइंस का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का शरीर में क्या कार्य है। तो ऑर्गन्स को शक्ति प्रदान करना, एनर्जी प्रदान करना ऑक्सीजन का कार्य है।
उसके बाद जीके में ही कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि पूछा गया था कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन पूछा गया था। तो एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन जो कि पहले था .doc, लेकिन यह चेंज होके क्या हो गया है .docx। तो अब याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में हो उसको आप राइट आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था एसईओ का पूर्ण रूप क्या है। तो एसईओ का पूर्ण रूप है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से ही, एमएस एक्सेल संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन काम में आता है। तो याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल में संख्याओं को जोड़ने के लिए सम SUM सम फंक्शन काम में आता है। आगे गणित से 5 प्रश्न पूछे गए थे, जो कि बच्चों से ही पता चले हैं कि गणित से 5 प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि गणित से 5 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए होंगे। तो एक जो प्रश्न पता चला है कि दो लोग कोई कार्य मिलके 15 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति अकेला उसे कितने दिन में करेगा। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। हालांकि प्रश्न यह अनकंप्लीट है, पूरा नहीं है। तो इस प्रकार का इसका मतलब ये है कि वर्क एंड टाइम से प्रश्न पूछा गया था। तो वर्क एंड टाइम से आप जरूर करके जाइए। मैंने वर्क एंड टाइम को काफी अच्छे से समझाया है कि आपको वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही औसत से प्रश्न पूछे गए थे, प्रतिशत से, एलसीएम एचसीएफ से, साधारण ब्याज से, और ये भी औसत ही है। तो इस प्रकार मैथ्स से प्रश्न पूछे गए थे। तो मैथ्स को भी मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके बाद रीजनिंग से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग से भी 5 प्रश्न, जिसमें सीरीज से पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए थे, और ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो रीजनिंग को भी मैंने पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। मैथ्स रीजनिंग के अलावा भी आपको सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल में मिल जाएगी, और साथ में शॉर्ट भी मिल जाएगी, और रिवीजन भी मिल जाएगा। और साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएंगी, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स की मैराथन करवाई है, जिससे आपको बहुत अच्छा एक ही वीडियो में रिवीजन हो जाएगा। तो मैराथन क्लास आपके एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। अगला जो प्रश्न बाल विकास यानी कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पिछड़े बालक से 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। शैशवावस्था का समय काल क्या है, शैशवावस्था से प्रश्न पूछा गया था। तो शैशवावस्था का समय काल होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि को शैशवा काल कहा जाता है, या शैशवावस्था कहा जाता है। तो इस अवधि में शिशु का शारीरिक, गत्यात्मक और स्नायविक विकास होता है। साथ ही शैशवावस्था की विशेषताएं देख लीजिए। तो शैशवावस्था में बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखकर उनकी तरह व्यवहार करता है और नई चीजें सीखता है। शैशवावस्था में बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनती है। शैशवावस्था में बच्चे के हाथ पैर तेजी से विकसित होते हैं, नई चीजों को सीखता है। शैशवावस्था में बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनती है। शैशवावस्था में बच्चे के हाथ पैर तेजी से विकसित होते हैं। तो इस प्रकार ये शैशवावस्था की विशेषताएं थी। आगे जो प्रश्न पूछे गए थे, शाला पूर्व शिक्षा से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इससे पहले के एग्जाम में भी, यानी कि 7 मार्च के एग्जाम में, दोनों शिफ्टों में, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में शाला पूर्व शिक्षा से भी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो शाला पूर्व शिक्षा की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, जिसमें थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी मिल जाएगी। तो एक बार जरूर देखिएगा, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से 2 प्रश्न पूछे गए थे, और संरचनात्मक बच्चे, यहाँ पर है संज्ञानात्मक बच्चे। संज्ञानात्मक बच्चे से एक प्रश्न पूछा गया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे का प्रश्न 7 मार्च के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो प्रश्न जरूर रिपीट नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आज के भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो टॉपिक को आप पकड़िए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा।
इसके बाद अगर हम प्रबंधकीय कौशल को देखें तो प्रबंधकीय कौशल में संघर्ष के ऊपर पैराग्राफ था, उसमें से 9 प्रश्न थे। तो पैराग्राफ ज्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन पैराग्राफ को पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। और साथ ही अनौपचारिक संगठन का उदाहरण था। तो अनौपचारिक संगठन का उदाहरण ऐसा कुछ प्रश्न था। तो अनौपचारिक संगठन का जो उदाहरण है वह दोस्त और परिवार हैं। मोबाइल संचार से प्रश्न थे। नेतृत्व से 2 प्रश्न थे। इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, याद रखिएगा 11 सितंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बड़े विस्तार को मंजूरी दी है। तो याद रखिएगा कि करंट की योजनाएं जितनी भी हैं उनको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। मैंने 7 मार्च के एनालिसिस में अभी आपको कहा था कि जो योजनाएं हैं वह करंट से आ रही हैं। तो जितनी भी करंट की योजनाएं हैं, ये 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में कुछ प्रश्न आया था। तो इस निर्णय के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि इसके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलेगा। तो बस आज की शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चनों का पता चल पाया है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मुझे मिल जाएं और मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बस आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मोटिवेशन मिलेगा मुझे अगली एनालिसिस वीडियो बनाने का, और इससे आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा एनालिसिस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का ऑल प्रेस करिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें, क्योंकि इसके बाद मैं सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस जरूर डालूंगी जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जल्दी हम अपने अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।